अभी तक हमने जो बात कर ली थी, क्या आप जानते हैं वो टॉपिक्स के नाम क्या थे? कुछ याद है? अब तक के हमने जो जितनी भी चीजें हमने अब तक स्टडी करी हैं उसमें क्या सीखा था आपने? सर हमने ये सीखा था कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। लेकिन अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट में, और उसमें हम क्या सीखने वाले हैं? हाँ, सेकेंडरी क्या होता है आपका? कोई भी सेकेंडरी डेटा की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं आपसे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में क्या फर्क है? प्राइमरी में हम उससे डायरेक्टली बात करके लेते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो पहली बार इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब है कि ये वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जो इसके पहले कभी भी वजूद में नहीं थी, इसको पहली बार ही कलेक्ट किया गया। लेकिन एक कौन सा होता है? सेकेंडरी डेटा। इसका मतलब है कि वो डेटा पहले भी कोई कलेक्ट कर चुका है और हम उसकी गैदर की गई इंफॉर्मेशन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब ये बता दो कि ज्यादा टाइम आपका किस में लगता होगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेटा उसके पहले कभी भी कलेक्टेड नहीं था, वो तो पहली बार क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। लेकिन जो डेटा कैसा है? सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है कि वो पहले कलेक्ट हो चुका है, अब उसको खाली हमें उठा के इस्तेमाल करना है। ये तो क्लियर हो गया होगा। आइए पढ़ेंगे। क्या लिखा? सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। के सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं? तो आपके पास बेसिकली दो तरह के होते हैं सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। पहला क्या लिखा है आप लोगों ने? पब्लिश्ड सोर्स। मतलब पहला क्या लिखा है? पब्लिश्ड सोर्स। सेकंड क्या लिखा है? अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश और अनपब्लिश का मतलब क्या होता है? ज्यादा टेक्निकल हम बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट के अंदर बात करेंगे ताकि हमें ढंग से क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है। मेरी बात पर ध्यान देना। वो सोर्सेज, क्या बोला? वो सोर्सेज जिसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक में से कोई भी उसके बारे में उठा के जान सकता है, अखबारों से या मैगजीन से या बुक से या किसी और माध्यम से। क्या मतलब है कहने का? पब्लिश होने का मतलब क्या होता है कि अब इसे पब्लिक पढ़ सकती है, अब इसको पब्लिक देख सकती है, अब इसको पब्लिक अंडरस्टैंड कर सकती है, पब्लिक इसको समझ सकती है। उसका मतलब क्या होता है? पब्लिश्ड। आप जो अखबार पढ़ते हो पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है? पब्लिश्ड है, क्योंकि वो जो अखबार है वो है किसके लिए? पब्लिक के लिए। उसे कोई भी उठा के पढ़ सकता है नहीं। लेकिन अगर कोई सोर्स अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसको पब्लिक पढ़ नहीं सकती है, उसी का नाम क्या होता है? अनपब्लिश्ड सोर्स। क्या आपको इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? कोई भी चीज अगर कहीं पे लिखी जा चुकी है और वो किसके लिए लिखी गई है? पब्लिक के लिए। अब पब्लिक उसे आसानी से मार्केट से लेकर पढ़ सकती है, वो क्या तुम्हारा पब्लिश सोर्स है। समझ आ गया? आपकी जो बुक है स्टैटिस्टिक्स की, जिसको आप यूज करते हो, कौन सी है बुक? कौन सी है? नाम बताओ ऑथर का। दैट मे बी टी.आर. जैन और दैट मे बी संदीप गर्ग। क्या ये पब्लिश्ड है? कि ये सोर्स जो पढ़ रहे इंफॉर्मेशन का पब्लिश्ड है? कैसे मालूम पड़ा? सर इसको हम कहीं से भी लेकर हम इसको खरीद सकते हैं और इसके अंदर लिखी बातों को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन भी होती है जिनको अभी तक पब्लिक के लिए लिखा नहीं गया, या उसे पब्लिक आसानी से कहीं से भी लेकर पढ़ नहीं सकती है। अभी तक वो बात कैसी है? कॉन्फिडेंशियल है। कैसी है? सीक्रेट है। उसी का नाम क्या होता है? अनपब्लिश्ड सोर्स। जो क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें। क्या गवर्नमेंट आपके साथ, जो देश की जनता के साथ, क्या गवर्नमेंट सारी की सारी बातें करती है शेयर? नहीं करती। जो बातें गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही है वो कौन सा सोर्स है? अनपब्लिश्ड सोर्स है। सही है? और जो जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट लोगों के साथ में शेयर करती है वो कौन सा सोर्स हो गया? इट इज अ पब्लिश सोर्स। तो आइए देखें कि सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि डेटा का पब्लिश्ड सोर्स कौन कौन सा है, हमें कहां कहां से पब्लिश्ड सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आइए देखें, जरा पढ़ना। पहला पॉइंट क्या लिखा है आपने? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे सारे ऑफिशियल पब्लिकेशंस। क्या बोला? हाँ, क्या मतलब है कहने का? अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने
इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट निकाली। किसके ऊपर निकाली? इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट निकाली। गवर्नमेंट ने जीडीपी को कैलकुलेट करके अखबार के अंदर छाप दिया। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने देश की पॉपुलेशन को काउंट करके उसकी भी रिपोर्ट छाप दी। ये सब क्या है? ये क्या है? ऑफिशियल पब्लिकेशंस है जो किसने छापे हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने छापे। बोलो भाई, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको छापने वाला कौन है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट ने टैक्स के बारे में छाप दिया कि आज से टैक्स इतनी हम छूट देंगे, इतनी इनकम वालों का टैक्स माफ है, अगर आपकी इनकम इतने स्लैब रेट्स में आ रही तो अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो सब क्या है? दिस ऑल आर योर पब्लिश्ड सोर्स। आपको क्लियर हो रहा है? हो रहा है? कोई भी ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट जो छापने वाला कौन है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है। और वो रिपोर्ट इन सब में से किसी के भी ऊपर छपी हो सकती है और इसको मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं और इसके बारे में हम जान सकते हैं। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है? ऑफिशियल पब्लिकेशंस। मतलब पहले वाले पॉइंट में वो सारी की सारी न्यूज छापने वाला कौन होगा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होगी। समझ? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, इसमें लिखा है पढ़ना, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। इस बार भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? पब्लिकेशंस। लेकिन इस बार उसको प्रिंट करने वाला कौन होगा? सेमी गवर्नमेंट। मतलब क्या है? सेमी गवर्नमेंट में पहली चीज आती है जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी। क्या आती है? म्यूनिसिपैलिटी। एक आता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हालांकि ये भी गवर्नमेंट के ही क्या है? डिपार्टमेंट है, लेकिन ये अपने हिसाब से काम करने के लिए क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। क्या ये भी हर टाइम पे अपनी रिपोर्ट्स को निकालती रहती होंगी? हाँ, देश में इस समय कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, कितना लिटरेसी रेट है, नहीं है, कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अरे बोलो भाई, इस डी ब्लॉक के अंदर कितना डेथ रेट है या कितना पानी की कमी है, किल्लत है, गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कौन करेगा? ये करेगी म्यूनिसिपैलिटी, करेगी आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेगा। भाई गवर्नमेंट को क्या, हमारे देश की गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, उसे मालूम कैसे पड़ेगा कि लाजपत नगर में क्या दिक्कत चल रही है? उसकी रिपोर्ट कौन बना के देगा? यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना के देगा गवर्नमेंट को कि सर यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा फंड हमको दीजिए ताकि हम थोड़ा सा एरिया ये अच्छा कर सके। नहीं है सर? बिल्कुल सही बात। तो ये भी जो अपनी रिपोर्ट छापते हैं ना, उसका नाम क्या होता है आपका? इट इज नोन एज योर पब्लिश्ड सोर्स, क्योंकि उसको भी हम कभी भी उठा के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज। अब देखो इसको समझो, गवर्नमेंट ने कई बार क्या बोलती है कि हमारे ऊपर ना वर्कलोड ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक हर एक काम के लिए ना अलग अलग कमेटियां बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कमेटियां बना देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एजुकेशन। एजुकेशन हमारे कंट्री में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। और गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि एजुकेशन हमारे देश में अच्छी चल रही है या अच्छी नहीं चल रही है, कोई कमी है? तो उसके लिए जो अलग से कमेटी बना दी गई है, कमेटी, एजुकेशन कमेटी, वो गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट बना के दे देगी कि हमने इसके बारे में पूरी छानबीन करी है, हमने पूरा का पूरा एरिया, पूरा कंट्री हमने इन्वेस्टिगेट करा है और ये सामने आया है कि नॉर्थ इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम कमजोर है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। तो भैया नॉर्थ इंडिया की एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ी फंडिंग की जाए और नए स्कूल्स खोले जाए। नहीं है, हमारे हिसाब से अगले साल तक कितना % एजुकेशन हमारे कंट्री में होना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। ये उनकी क्या है? रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहां दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। और ऐसा करने के पीछे का एक ही मोटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या गवर्नमेंट के पास क्या एक ही फील्ड है? हम देखते रहे लगातार एजुकेशन ठीक नहीं चल रही, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर देखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज देखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन देखना है, कम्युनिकेशन देखना है, वेयर हाउसिंग देखनी है, नहीं है, इंश्योरेंस देखना है। कितने सेक्टर है? तो गवर्नमेंट अपना वर्कलोड कम करने के लिए अलग अलग
कमेटियां बना देती है कि भाई इन सब की रिपोर्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आप हमको बना के फॉरवर्ड करिए, फिर हम देखते हैं कि इसमें कहां पर कमी पेशी है और हम कहां पर इसको पूरा कर सकते हैं। डाउट तो नहीं है? तो उन्हीं रिपोर्ट्स का नाम क्या होता है? रिपोर्ट्स ऑफ दी कमिटीज। हालांकि ये रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्या होती हैं? फॉरवर्ड होती हैं, लेकिन इसको कोई भी आदमी, देश का कोई भी निवासी इसको पढ़ सकता है। जो रिपोर्ट्स आती हैं इनको पब्लिश किया जाता है ताकि हर एक आदमी इसको देख के पढ़ सके कि भैया हमारे देश की स्थिति क्या चल रही है और अलग अलग जो कि आपकी कमेटीज हैं उन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट क्या दी है। बात समझ में आई है? आगे बढ़ेंगे, बोलो भाई। नेक्स्ट, पब्लिकेशंस ऑफ द रिसर्च, ये क्या होती है? व्हाट आर द रिसर्च इंस्टीट्यूट? बताइए। रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब होता है जैसे कि आपका सीबीएसई हो गया, क्या हो गया? सीबीएसई हो गया। एक तुम्हारा हो गया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हो गया। नहीं है ऐसी बॉडीज जिनका काम ही सिर्फ क्या है? क्या करने का है? रिसर्च करने का है। नहीं है? एजुकेशन के ऊपर पूरी की पूरी कमांड कौन रखता है? सीबीएसई रखता है। अगर सीबीएसई को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी? बनाएगी। किसको देगी? किसको फॉरवर्ड करेगी? गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी। नहीं है ऐसा? क्या सीबीएसई की रिपोर्ट्स आप और मैं भी पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। नहीं है? सीबीएसई ने कोई भी नया रूल बना दिया और हर एक स्कूल को भेज दिया मेल के थ्रू। क्या करा? क्या उसको आप और मैं क्या उसे पढ़ सकते हैं? हाँ। क्या स्कूल पढ़ सकता है? हाँ। तो वो कौन सा सोर्स हुआ? इट इज अ पब्लिश सोर्स, क्योंकि उसे कोई भी पढ़ सकता है। समझ आया? लेकिन वो रिपोर्ट्स कौन भेजेगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजेंगे, जैसे कि आपका सीबीएसई हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये इसका मतलब। अभी आगे बढ़े, आगे देखिएगा। दर्पण में क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसे पब्लिकेशंस जो कौन छापता है? जो कौन छापता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छापता है। जैसे कि एग्जांपल दोगे? एग्जांपल दोगे? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ हमारे देश का है क्या? नहीं, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ क्या हर साल अपनी रिपोर्ट छापता होगा कि इंडिया में अभी फिलहाल इतने बच्चे भूख से मर जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इतने इतने लोग भूख से मर जाते हैं। हर कंट्री के अंदर इस तरह की बीमारियां चल रही हैं। आपको क्या लगता है कोविड के बारे में सबसे पहली रिपोर्ट ऑफिशियल करने वाला कौन होगा? हैं? यार देखना कौन है रिपोर्ट्स को ऑफिशियल करने वाला, आपके हिसाब से कौन होगा? डब्ल्यूएचओ होगा। नहीं है? कौन था? खोल दो इसे, आ जाओ। ठीक है। कोविड के अंदर कितने लोग मरे, कितने लोगों को कोविड हुआ, इसका रिपोर्ट सबसे पहले ऑफिशियल किसने किया होगा? डब्ल्यूएचओ ने। तो डब्ल्यूएचओ भी जो भी अपनी रिपोर्ट छापता है वो भी किस में आती है? पब्लिश सोर्स में आती है, क्योंकि उससे कोई भी पढ़ सकता है। नहीं है? इंटरनेट पे जाके डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसकी रिपोर्ट्स के बारे में स्टडी कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज पब्लिश्ड सोर्स। डाउट? अब बिल्कुल सेम वे में जैसे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? डब्ल्यूएचओ। और भी अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, क्या है नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी टाइम पे अपनी रिपोर्ट्स निकालता रहता है। तो इन सबकी रिपोर्ट्स का नाम क्या होता होगा? पब्लिश्ड सोर्सेस। लेकिन ये छाप कौन रहा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तभी इनका नाम क्या पड़ा है? इंटरनेशनल पब्लिकेशंस नाम पड़ गया। समझ आया? आगे देखो क्या लिखे पढ़ना? पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, मतलब ऐसे संगठन जो सेपरेट बॉडी की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका आईसीएआई, मतलब क्या है इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएसआई कंपनी, क्या होता है ये? कंपनी सेक्रेटरी। और कोई इस तरह की संस्था। अच्छा, इसका रोल क्या बता जरा एक बार? आईसीआई का काम क्या होता है हमारा? अच्छा ये बताओ कि कंट्री के अंदर जितने भी सीए के एग्जाम्स होते होंगे वो एग्जाम के पेपर सेट कौन करता होगा? आईसीएआई। टीचर्स को अपॉइंट कौन करता होगा? आईसीएआई। आप सीए बन चुके हो, इसका प्रूफ तुम्हें कौन देगा?
आईसीएआई। हर साल कितने सीए हमारे देश में बन के निकल रहे हैं, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कौन करेगा? आईसीएआई। आपने ध्यान दिया? आईसीएआई रिपोर्ट देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीए से जुड़ी हुई रिपोर्ट देगा। आप अगर आईसीएआई से ये बोलोगे कि हमको तो सीएस की रिपोर्ट चाहिए, तो क्या दे पाएगा? उसके लिए एक अलग बॉडी बनी हुई है। कितने देश में सीएस बन रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, पेपर कैसे बनता है, ये सब रिपोर्ट कौन देगा? आईसीएआई देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या ये रिपोर्ट आपकी और हमारे लिए भी है? हाँ, हम भी इसको जब चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, रह गया प्राइवेट पब्लिकेशंस। कोई ऐसी कंपनी जो कि कैसी है? प्राइवेट है, और उसने अपनी कोई मैगजीन छापी है, होती है मैगजीन छापी है, या कोई पैम्पलेट छापा है, या कुछ और छापा है जिसको लोग पढ़ सकते हैं, वो क्या होगा? प्राइवेट पब्लिकेशंस। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि प्राइवेट मैगजीन्स भी आती रहती है, नहीं आती रहती है? एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की आती रहती है। वो छापने वाला कौन है? प्राइवेट कंपनी हो सकती है। दैट्स वाई उनके द्वारा प्रिंट किया गया, पब्लिश किया गया कोई भी पब्लिकेशन विल बी नोन एज प्राइवेट पब्लिकेशंस, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा छापा नहीं गया, किसी प्राइवेट कंपनी ने उसको छापा है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बात आ गई वही, अखबार में छपी कोई भी न्यूज कैसी है? पब्लिश्ड है, उसे कोई भी आदमी पढ़ सकता है। मैगजीन के अंदर छपी कोई भी न्यूज, बात क्या है? पब्लिश सोर्स है, क्योंकि उसे कोई भी पढ़ सकता है। हाँ या ना? नेक्स्ट पढ़ो, अनपब्लिश्ड सोर्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे सोर्सेस जो अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुए हैं, क्या पता कि फिलहाल उसको सीक्रेट रखा गया है और हम नहीं चाहते कि उसको पब्लिक पढ़े और कुछ जाने और कोई नई राय अपनी कायम कर दे। ऐसे सोर्सेस का बताओ क्या नाम होता होगा? अनपब्लिश्ड सोर्सेस। इनमें यही फर्क है कि ये सोर्सेज अभी फिलहाल पब्लिश नहीं हुए, इन्हें पब्लिक पढ़ नहीं सकती, लेकिन इनको पब्लिक पढ़ सकती है। बस ये इनके बीच में ये डिफरेंस है। अनपब्लिश्ड सोर्सेज रिपोर्ट्स क्या लिखा है? प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज। कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने बनाकर दी है, उसका नाम क्या होता है? अनपब्लिश्ड सोर्स। अगर वो फिलहाल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो हमेशा आपकी अनपब्लिश्ड सोर्स में आएगी। अच्छा, अगर वो मान लो पब्लिक के सामने आ चुकी, भले ही वो किसने छापी थी? प्राइवेट कंपनी छापी थी, सामने आ गई, अब उसका सोर्स क्या बन गया? इट इज नाउ योर पब्लिश्ड सोर्स। मतलब ऐसा सोर्स, चाहे उसे गवर्नमेंट छापे या कोई प्राइवेट कंपनी छापे, अगर वो सोर्स आसानी से पब्लिक मार्केट से पढ़ सकती है लेके, तो वो पब्लिश्ड किसमें आएगा? सोर्स में आएगा। ऐसी कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट भी फिलहाल पब्लिश नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या मानती है कि ये ऐसी जानकारी है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फिलहाल सीक्रेट रहनी चाहिए, तो उसका सोर्स क्या हो जाएगा? अनपब्लिश्ड सोर्स हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं? आप बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? अब तुम बोलोगे सर जैसे आपने यहां पे इसके पार्ट लिखे हैं सोर्सेस, क्या इसके नहीं है? जवाब है नहीं, इसका कोई भी अलग से पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इतने वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। IMF दुनिया की अलग अलग कंट्रीज को लोन देती है, दान देती है। जो कंट्रीज पैसों के मामले में कैसी है? कमजोर है, कई बार उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे देती है। लगभग IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, लगभग उनका काम एक ही समझो आप, लगभग एक ही है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको दान नहीं देगा, वो जब भी देगा आपको लोन ही देगा। IMF लोन प्लस दान दोनों ही आपको दे सकता है। कंट्री को लोन देता है, देशों को लोन देगा। अगर मैं चाहूं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर जाके अपना अकाउंट खोल सकता हूं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, अरे बिल्कुल नहीं, उसकी तो नहीं रहती, उसकी नहीं होती। हाँ, लेकिन इस चीज का रिकॉर्ड होता है कि हमने किस किस कंट्री को लोन दिया हुआ है, कितनों से हमने लोन लेना है, कितना इंटरेस्ट पेंडिंग चल रहा है, कितना आना बाकी है, भाई यही तो है। आगे बताइए, सही है, आगे बढ़े। चलो, अनपब्लिश्ड सोर्सेस, ये तो आपका हो गया।
प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। आप चाहे कोई भी डेटा यूज करो, पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड, कुछ भी यूज करो, आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, मतलब कुछ सावधानी आपको देनी पड़ती है। क्यों? 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ। सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा इसका मतलब है कि पहले कोई और इसे कलेक्ट कर चुका है अपने पर्पस के हिसाब से। तो क्या जरूरी है कि जो पर्पस उसका था इस्तेमाल करने का, आपका भी एग्जैक्टली वही होगा? नहीं नहीं, क्योंकि डेटा किसी और मकसद से इकट्ठा किया गया था और आपने सेम डेटा को आपने उठा लिया अपने मकसद के लिए। अब आपको यह चेक करना है कि क्या उसका मोटिव और मेरा मोटिव सेम है। अगर सेम है तो वो डेटा एग्जैक्टली यूज हो सकता है आपके साथ, लेकिन अगर मोटिव थोड़ा भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो भैया वो डेटा आपके काम का ही नहीं है, भले ही वो क्या है, सेकेंडरी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो आइए देखें क्या लिखा था, पढ़ना। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। आप सेकेंडरी डेटा पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। क्यों बताओ? क्योंकि वो इकट्ठा आपने नहीं किया है, वो इकट्ठा आपने नहीं किया, वो किसी और ने किया इकट्ठा। और क्या पता कि उसने एस्टिमेट के बेस पे किया हो और आपको चाहिए एग्जैक्ट। क्या बोला मैंने? क्या बोला? आपको एग्जांपल दे दूं? क्या एग्जांपल देके बात करें? क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं। कितने? 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर। और मैंने कहा भाई मुझे 30 बच्चों के नंबर जानने हैं, इको में नंबर कितने कितने आए हैं, और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना भी है, तो मैं हर एक बच्चे को बुला के तो नहीं पूछूंगा, मैं सेंसस मेथड का यूज़ नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं सैम्पलिंग कर लेता हूँ। मैंने रैंडमली किन्हीं भी 3-4 बच्चों को उठाया, उनको अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटा आपके नंबर क्या थे? उसने बोला सर 5, उसने 6, उसने 7, उसने 8, 80 में से लिख दिया मैंने। और मैंने उस बेस पे क्या मान लिया कि पूरी क्लास के नंबर ही इतने ही आए होंगे लगभग। बात सही है? अब अगर मान लो कि एकदम से किसी और को वही इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो जो मैंने डेटा इकट्ठा किया था, और उसमें उन्हें एग्जैक्ट नंबर जानने हैं, क्योंकि उनको उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है उनके नंबर के बेसिस पर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर आपने भी तो एक लिस्ट लिखी है, बच्चों की लिस्ट जिसमें नंबर लिखे थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे सर वो लिस्ट हमको दे दो, हमको बच्चों के पेरेंट्स से उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है। मैंने कहा हाँ ये लो लिस्ट। मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये तो सैंपलिंग के बेस पर था, मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये मैंने रफली उठा लिया आइडिया, नहीं। अब उसने 30 के 30 बच्चों के नंबर उसी बेस पर देख के उनके घरों में कॉल लगा दिया कि मैडम आपके तो बच्चे के 5 नंबर आए हैं इको में, जबकि ये था क्या, ये तो सैंपलिंग था खाली, और सैंपलिंग तो आपको कई बार मिसगाइड भी कर सकता है, ठीक है ना। जब उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे को बोला कि तुम्हारे स्कूल से फोन था, तुम्हारे इको में तो नंबर बहुत ही कम आए हैं, उसने कहा क्या, मेरे 80 में से 60 नंबर आए हैं? किसने बोला 5 आए हैं? तेरे स्कूल से फोन था। क्या यहां पे मामला गलत हो गया? बताओ गलत क्यों हुआ? क्योंकि जिसने रिपोर्ट बना के आगे दी पेरेंट्स को, उसका मकसद ये था कि मेरे पास बच्चों के एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए, और मैंने जो नंबर लिए थे बच्चों से वो रैंडमली सिलेक्टेड थे। मैंने 3-4 बच्चों के बेस पर फैसला कर लिया कि सारे बच्चों के नंबर ऐसे, जबकि उसका मकसद एग्जैक्ट नंबर का था कि बच्चों के एग्जैक्ट नंबर कितने आए। बात समझ आई? क्या गलती मेरी है? नहीं, गलती उस बंदे की है जिसने वो डाटा के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर सारे बच्चे ही फेल है क्या? आपने तो 30 के 30 बच्चों के आगे 5-6 9-10 लिख के पड़े हैं। उसने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब ये बताओ कि गलती कहां पर हुई है? कि उसने सेकेंडरी डेटा के ऊपर आसानी से भरोसा कर लिया। उसे क्या करना चाहिए था? जब उसने देखा कि लगभग सारी क्लास ही क्या हो रही है, फेल हो रही है, तो क्या उसके मन में डाउट नहीं आना चाहिए था? भाई मैंने तो अपने रफ आइडिया के बेस पे कर लिया, मुझे उनके पेरेंट्स को कॉल नहीं करना था, वो मैंने अपने लिए रखा था, अपने रिकॉर्ड्स के लिए। लेकिन उसको तो बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी थी। उसने कहा भाई आपको तो लाल फेल हो गया। लाल ने क्या बोला? मुझे तो 60 नंबर आए हैं इको में। ये कौन है जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाँ या ना? जो मैंने इकट्ठा किया दैट वाज प्राइमरी डेटा। उसने जो मुझसे लिया उसके लिए वो क्या बना? सेकेंडरी डेटा बन गया। बात समझ नहीं आ रही है?
क्या बच्चों के साथ में धोखा हुआ? क्यों हुआ? कितनों के तो घर में उनके पापा ने पहले गुद्दी पे 3-4 मार दिए होंगे, फिर बच्चे ने बोला होगा पापा मेरे तो 80 में से 70 है 70 है, तेरी तो मैडम कह रही कि तेरे 5 नंबर है। कौन पिसा? बच्चा। गलती किससे हुई? सेकेंडरी डेटा को यूज करने वाले से। उसने इतनी आसानी से उसके ऊपर भरोसा क्यों कर लिया? सारे बच्चे फेल कैसे हो सकते? क्या उसने मुझसे पूछा? अरे बोलो भाई, आप सेकेंडरी डेटा पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बताओ। आपको ये इस बात को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि सेकेंडरी डेटा आपके पर्पस के हिसाब से सूटेबल भी है या नहीं ऐसा? क्या कोई एग्जांपल है आपके पास? आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो डेटा क्या है? सूटेबल है या नहीं? एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। मैंने अपने साथ काम करने वाले से बोला, मैंने कहा भाई मुझे ना काम मिला है कि मुझे ना लोगों की ना इनकम जाननी है, डी ब्लॉक के लोगों की इनकम जाननी है, और मैंने ये सुना है कि 1 हफ्ता पहले तुम भी इसी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टिगेट करके गए हो, तो तुम्हारे पास तो लिस्ट होगी। उसने बोला हाँ है। मैंने कहा भाई वो लिस्ट दे दे, मेरा टाइम बच जाएगा। भाई आपके पास तो है ही लिस्ट। उसमें सिर्फ मेल्स का जिक्र था। किसका? ओनली मेल्स। और मुझसे ये बोला गया कि पूरे डी ब्लॉक की इनकम के बारे में मालूम कर आओ। क्या मुझसे ये कहा गया कि मेल या फीमेल? मुझसे क्या बोला गया? हर एक घर का गेट नॉक करना और ये पूछना कि आप काम करते हैं? उसने हाँ जी करता। क्या कमाते हो? लेकिन उसने जो मुझे दी इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मेल्स के बारे में थी। क्या आपको लगता है कि उसके द्वारा दिया गया डेटा मेरे पर्पस को मैच कर रहा है, सूट कर रहा है? नहीं कर रहा। और अगर उसी की ही लिखी हुई इंफॉर्मेशन मैंने अपने पर्पस के लिए यूज कर ली, क्या मेरे को रिजल्ट ठीक मिलेंगे? पूरा डेटा ही मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या जरूरी है कि मेल ही काम करते हैं, जॉब करते हैं? क्या फीमेल पैसा नहीं कमाती? कमाती है। गलती किसकी है? गलती मेरी है कि मैंने उसके पर्पस के लिए इकट्ठे किए गए डेटा को अपने से कैसे मान लिया कि बिल्कुल मैच कर जाएगा। उसका मकसद कुछ और होगा ना करने का। अगर वो खाली मेल की लिख कर आया है, इसका मतलब क्या है कि उससे कहा गया होगा कि हमें खाली सिर्फ और सिर्फ मेल्स का ही जानना है। मुझसे क्या बोला गया? ब्लॉक में जो मिले उससे पूछो। नेक्स्ट, सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड यूज्ड। मतलब क्या पता कि उसने जो मेथड यूज किया वो सैंपलिंग का था, और मुझे एग्जैक्ट चाहिए इंफॉर्मेशन तो मुझे सेंसस के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसके सैंपल के बेस पर वही के वही बातों का रिकॉर्ड बना लिया। अभी जो मैंने आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास के अंदर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें उसने क्या सैंपलिंग की थी, और मुझे अब अपने काम के लिए सेंसस चाहिए था। लेकिन मुझसे कहां पे गलती हो गई कि मैंने उसकी सैंपलिंग मेथड के ऊपर मैंने भरोसा कर लिया। आगे बढ़ सकते हैं? बताओ क्या लिखा है। अगर आपको अपने इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी चाहिए तो आप सेकेंडरी डेटा पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इफ यू नीड इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड एडिक्वेट, मतलब क्या होता है इसका एडिक्वेट का? एनफ, काफी। क्या पता कि उसने जो आपको लिस्ट दी है, क्या आपके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्या पता कि वो काफी ना हो, रिकॉर्ड कम है उसके अंदर, और क्या पता कि एक्यूरेट भी ना हो। नहीं है। अच्छा बात बताओ, मैंने डी ब्लॉक का रिकॉर्ड उठा लिया 5 साल पहले का। 5 साल मैंने कहा अरे ये तो रखा हुआ है, मैं धूप में क्यों घूमूं, घर घर जाके लोगों से बात क्यों करूं, गालियां क्यों खाऊं। ये सही है? क्या सही है? क्या वो डेटा आपके लिए काफी होगा?
वो रिकॉर्ड 5 साल पहले का है, ओल्ड है वो। और अगर ओल्ड है तो वो क्या भी नहीं होगा, एक्यूरेट भी नहीं होगा, तो आपको इंफॉर्मेशन भी गलत देगा। तो जब भी सेकेंडरी डेटा को आपको यूज करना पड़े तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि भैया वो हमारे पर्पस के हिसाब से बना भी हुआ है या नहीं बना हुआ। अदरवाइज सेकेंडरी डेटा पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और आपको यह भी चेक करना चाहिए कि ये डेटा इकट्ठा कब किया गया था, कहीं इतना ओल्ड ना हो कि उसमें लिखी बातें अब एप्लीकेबल ही ना हो। भाई राम 3 साल पहले गरीब था, क्या 3 साल के बाद भी गरीब होगा? राम 3 साल पहले इस मकान में रहता था, क्या जरूरी है कि अब भी रहता होगा? नहीं। बोलो भाई टाइम टाइम पर तो आपके फोन नंबर तक बदलते हैं। बैंक बोलता है केवाईसी करिए, बैंक क्या कहता है, हमारा मकान चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, पापा चेंज हो गया, जो भी है, क्या होता है उसके लिए केवाईसी करिए, नो योर कस्टमर करिए सर, अपना इंफॉर्मेशन बैंक में अपडेट करिए। नहीं है कोई डाउट? कितना करें आज के लिए, बाकी हम बाद में करेंगे। अब इस क्लास का एक टॉपिक और रह गया जिसका नाम है सेंसस एंड एनएसएसओ। वही है शायद, सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। बोलना क्या, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? इसके बाद योर चैप्टर विल बी ओवर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 पार्ट्स के अंदर बात करेंगे, आधा ये पढ़ेंगे और आधा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।